क्या आर्थिक नीतियां सिर्फ किताबों की बातें हैं या ये हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर हम इसे महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल। और हाल ही में हमने डॉक्टर राधिका पांडे को खो दिया, एक ऐसी आवाज जो मुश्किल आर्थिक बहसों को आप कह सकते हैं आम भाषा में समझाने में हमारी मदद करती थी। हाँ, उनका जाना वाकई एक बहुत बड़ी क्षति है अकादमिक और पॉलिसी जगत के लिए। NIPFP में उनका काम और द प्रिंट पर उनका कॉलम मैक्रो सूत्रा जी बहुत ही सरल तरीके से वो मुश्किल बातें समझाती थी। जी, तो आज हमने सोचा कि क्यों न उनके काम और उनकी अंतर्दृष्टि के जरिए भारत की एक बहुत ही अहम मौद्रिक नीति इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इसके सफर को समझें। ये बिल्कुल सही रहेगा। डॉक्टर पांडे ने इस विषय पर काफी काम किया था, इला पटनायक के साथ मिलकर भी, और उनकी समझ हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद करेगी। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा का आधार रहेगा एक तो डॉक्टर पांडे पर जो लेख लिखे गए हैं और उनका खुद का एक रिसर्च पेपर भी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर, और वैश्विक मुद्दों पर भी उनके कुछ विचार हैं। जी, तो कोशिश रहेगी कि इन सब के जरिए हम समझें कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, भारत ने इसे क्यों अपनाया, क्या चुनौतियां रहीं और डॉक्टर पांडे का नजरिया क्या था। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राधिका पांडे, जैसा आपने बताया, NIPFP में एसोसिएट प्रोफेसर थी, माइक्रो सूत्रा कॉलम लिखती थी। उनका निधन 28 जून 2025 को हुआ, सिर्फ 46 साल की उम्र में। हाँ, बहुत दुखद। और सिर्फ कॉलम ही नहीं, पॉलिसी मेकिंग में भी उनका दखल था। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, 2014 की पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी टास्क फोर्स को उन्होंने लीड किया था, वित्त मंत्रालय के कई पैनल्स में रही हैं। बिल्कुल। तो उनका काम हमें सीधे आज के विषय पर लाता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। भारत इस रास्ते पर चला क्यों? मतलब क्या जरूरत आ पड़ी थी? अगर हम 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का समय देखें तो भारत में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, मुझे याद है 2009 से 2013 वाला दौर डबल डिजिट में थी शायद। बिल्कुल। CPI इन्फ्लेशन 10% के ऊपर लगातार बनी हुई थी। उस समय RBI जो अप्रोच इस्तेमाल करता था उसे मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच कहते थे। मतलब वो कई सारे आंकड़ों पर नजर रखते थे, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सचेंज रेट, बहुत कुछ। अच्छा, तो मतलब कोई एक सीधा लक्ष्य नहीं था? नहीं, कोई एक स्पष्ट एंकर नहीं था। और जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई तो ये महसूस हुआ कि इस मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच की सीमाएं हैं। एक ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा फोकस नीति की जरूरत है। और यहीं पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का विचार आया? जी। फिर कई विशेषज्ञ समितियां बनी, जिनमें उर्जित पटेल समिति सबसे प्रमुख थी। इन समितियों ने सिफारिश की कि भारत को एक फॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अपनाना चाहिए। तो इसे अपनाया कैसे गया? मतलब क्या प्रक्रिया थी? 2015 में सरकार और RBI के बीच एक समझौता हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और फिर 2016 में RBI एक्ट में बाकायदा संशोधन किया गया, सेक्शन 45G जोड़ा गया, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC बनी और इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कानूनी आधार मिला। ओके, और लक्ष्य क्या तय हुआ? लक्ष्य तय हुआ कि CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर को औसतन 4% पर रखना है। 4% फिक्स? नहीं, 4% ± 2% का एक टॉलरेंस बैंड दिया गया। मतलब महंगाई दर 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए, ये दायरा था। समझ गया। और इसको हासिल करने का मुख्य हथियार? रेपो रेट। हाँ, मुख्य पॉलिसी टूल रेपो रेट है, जिससे 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC तय करती है। इसमें RBI के 3 सदस्य होते हैं और 3 सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ। और अगर RBI ये लक्ष्य हासिल न कर पाए तो कोई जवाबदेही भी है? बिल्कुल। फ्रेमवर्क में ये साफ लिखा है कि अगर महंगाई दर लगातार 3 तिमाहियों तक यानी 9 महीने तक इस 2 से 6% के बैंड के बाहर रहती है, चाहे ऊपर या नीचे, तो RBI को सरकार को लिखित में कारण बताना होगा। अच्छा? हाँ, कारण बताना होगा। ये भी बताना होगा कि इसे वापस लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए RBI क्या कदम उठाएगा और कितने समय में ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो एक तरह की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। ये तो हुई फ्रेमवर्क की बात। सुनने में तो काफी सीधा और स्पष्ट लगता है, पर क्या इसके अमल में चुनौतियां नहीं है? एक शब्द आता है, असंभव ट्रिलेमा या इम्पॉसिबल ट्राइलेमा। ये क्या बला है? हाँ, बला तो नहीं, पर हाँ, ये एक क्लासिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसे मुंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा भी कहते हैं। ये कहता है कि कोई भी देश एक साथ 3 चीजें पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता। कौन सी 3 चीजें? पहली, एक पूरी तरह से खुला पूंजी खाता, मतलब विदेशी पैसा आसानी से आ जा सके। हाँ जी। दूसरी, एक फिक्स्ड या स्थिर एक्सचेंज रेट, जैसे रुपये और डॉलर का भाव बिल्कुल स्थिर रखना। हाँ। और तीसरी, एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति,
यानी अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से ब्याज दरें तय करने की पूरी आजादी। ओके, तो तीनों एक साथ मुमकिन नहीं? नहीं, त्रिलेम्मा कहता है कि आप इन तीनों में से कोई दो चुन सकते हैं, हाँ। तीसरी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो भारत की स्थिति क्या है इसमें? हमने क्या चुना है? देखिए, भारत का पूंजी खाता पिछले कुछ दशकों में काफी खुला है, पूरी तरह नहीं पर काफी हद तक विदेशी निवेश आता जाता है। हाँ। और हमने अभी बात की कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपनाकर हमने एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति की इच्छा जाहिर की है, हाँ। जिसका लक्ष्य महंगाई नियंत्रण है। तो अगर ये दो चीजें चुनी, खुला पूंजी खाता और स्वतंत्र मौद्रिक नीति, तो त्रिलेम्मा के हिसाब से हमें एक्सचेंज रेट को फ्लोट करने देना चाहिए, मतलब उसे बाजार के हिसाब से घटने बढ़ने देना चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? असलियत ये है कि आरबीआई रुपए डॉलर एक्सचेंज रेट को काफी सक्रिय रूप से मैनेज करता है। वो उसे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होने देना चाहता। इसे मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। मतलब पूरी तरह फिक्स भी नहीं, पूरी तरह फ्लोटिंग भी नहीं। बिल्कुल। और 2023-24 में तो ये मैनेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया था। रुपए की अस्थिरता दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक तरह का डी फैक्टो पेग चल रहा हो डॉलर के साथ। आरबीआई लगातार बाजार में हस्तक्षेप कर रहा था, डॉलर खरीद रहा था या बेच रहा था। तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट को स्थिर रख पा रहा है तो अच्छी बात है। दिक्कत तब आती है जब ये एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लक्ष्य आपस में टकराते हैं। वो कैसे? मान लीजिए रुपया कमजोर हो रहा है और आरबीआई उसे संभालने के लिए डॉलर बेचता है। डॉलर बेचने से मार्केट से रुपया कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है। ये तो महंगाई रोकने के लक्ष्य के साथ है। लेकिन अगर रुपया बहुत मजबूत हो रहा है और आरबीआई उसे रोकने के लिए डॉलर खरीदता है, तो मार्केट में रुपया बढ़ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर आरबीआई पहले से ही महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ डॉलर खरीदकर मार्केट में और पैसा डाल रहा है, तो ये तो विरोधाभासी हो गया ना। हाँ, ये तो है। मतलब एक हाथ से ब्रेक लगा रहे हैं, दूसरे से एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। बिल्कुल, यही है वो त्रिलेमा का टकराव। आप स्वतंत्र मौद्रिक नीति आईटी भी चाहते हैं और एक्सचेंज रेट को मैनेज भी करना चाहते हैं, जबकि पूंजी का फ्लो भी है। कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है और अक्सर इस पर पारदर्शिता की कमी रहती है कि आरबीआई के हस्तक्षेप का असली मकसद क्या है और उसका मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। और एक और टकराव की बात अक्सर होती है, आरबीआई की दोहरी भूमिका। एक तरफ वो मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, दूसरी तरफ वो सरकार का कर्ज भी मैनेज करता है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आरबीआई भारत सरकार का डेट मैनेजर है, यानी सरकार के लिए बॉन्ड्स जारी करके बाजार से पैसा जुटाने का काम भी आरबीआई ही करता है। तो इसमें टकराव कहाँ है? टकराव तब आता है जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो और आरबीआई को उसे काबू करने के लिए ब्याज दरें यानी रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत हो। रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा होता है और वो आगे लोन महंगा करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड कम होती है और महंगाई घटती है। ये तो हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का काम। लेकिन जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो सरकार के लिए भी बाजार से उधार लेना महंगा हो जाता है, क्योंकि सरकारी बॉन्ड पर भी यील्ड बढ़ जाती है। अब आरबीआई, जो सरकार का डेट मैनेजर भी है, वो चाहेगा कि सरकार को सस्ता कर्ज मिले। अच्छा, तो यहाँ हितों का टकराव हो गया। महंगाई रोकने के लिए दरें बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इससे सरकार की उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वाली भूमिका और सरकार के बैंकर डेट मैनेजर वाली भूमिका के बीच एक सीधा टकराव है। इससे कई बार ये सवाल उठता है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर पा रही है या उस पर सरकार की उधार लागत कम रखने का दबाव रहता है। क्या इस टकराव को हल करने का कोई रास्ता सुझाया गया था? हाँ, कई समितियों ने, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन FSRSB भी शामिल है, ये सिफारिश की थी कि सरकार के डेट मैनेजमेंट का काम आरबीआई से लेकर एक अलग स्वतंत्र एजेंसी को दे देना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी PDMA बनाने की बात हुई थी। बनी वो एजेंसी? नहीं, आज तक वो एजेंसी नहीं बनी है। डेट मैनेजमेंट अभी भी आरबीआई के पास ही है और ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के प्रभावी ढंग से काम करने में एक बड़ी बाधा मानी जाती है। तो ये दो बड़ी संरचनात्मक चुनौतियां हैं, त्रिलेमा और डेट मैनेजमेंट का टकराव। अब अगर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के प्रदर्शन की बात करें तो क्या नतीजे रहे हैं? क्या महंगाई काबू में आई है? देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो आईटी लागू होने के बाद यानी 2016 के बाद औसत सीपीआई इन्फ्लेशन प्री आईटी पीरियड जैसे 2000-2015 के मुकाबले कम रही है। कितनी कम? प्री आईटी औसत करीब 7.3% था, जो आईटी पीरियड में घटकर लगभग 5% के आसपास आ गया है।
और सिर्फ औसत ही कम नहीं हुआ, बल्कि महंगाई दर में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी भी कम हुई है। तो उस लिहाज से देखें तो कुछ सफलता जरूर मिली है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महंगाई हमेशा 2 से 6% के बैंड में ही रही हो। मुश्किल दौर भी तो आए हैं। बिल्कुल आए हैं। सबसे ताजा उदाहरण तो 2022 का ही है, जब रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन की दिक्कतें, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें, इन सब की वजह से महंगाई दर लगातार 6% के ऊपरी बैंड को पार कर गई थी। हाँ, उस समय तो आरबीआई को सरकार को रिपोर्ट भी देनी पड़ी थी। जी हाँ, जनवरी 2022 से लगातार 3 तिमाहियों तक इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रही। तो आरबीआई को औपचारिक तौर पर माना गया कि वो लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा और उसे सरकार को कारण और उपाय बताने पड़े। और कोविड का दौर, उस समय तो शायद फ्रेमवर्क से काफी हटना पड़ा था। कोविड तो एक अभूतपूर्व संकट था। उस समय तो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क से काफी विचलन देखने को मिला। आरबीआई ने कई अपरंपरागत कदम उठाए, जैसे एलटीआरओज, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टीएलटीआरओज, टारगेटेड एलटीआरओज, सीआरआर में कटौती, एलएएफ कॉरिडोर को असमित करना। ये सब सामान्य आईओटी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। तो ये दिखाता है कि फ्रेमवर्क रिजिड नहीं है, जरूरत पड़ने पर फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, एक हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या ये विचलन जरूरत से ज्यादा थे या इनसे फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता पर असर पड़ा। एक और अहम पहलू है मौद्रिक नीति का असर। मतलब आरबीआई रेपो रेट बदलता है तो उसका असर बैंकों की ब्याज दरों पर और फिर अर्थव्यवस्था पर कितनी जल्दी और कितना होता है, इसे ट्रांसमिशन कहते हैं, राइट? जी, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है, खासकर जब से बैंकों को अपने लोन रेट्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट से लिंक करना पड़ा है, ईबीएलआर। लेकिन क्या ये पूरी तरह से हो रहा है? पूरी तरह से और तुरंत नहीं होता। खासकर लंबी अवधि के जो लोन होते हैं या सरकारी बॉन्ड की यील्ड होती है, वहां तक असर पहुंचने में समय लगता है और कई बार पूरा असर नहीं भी पहुंचता। कोविड के बाद जब आरबीआई ने दरें बढ़ाईं, तब भी हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ काफी मजबूत बनी रही, जिससे ट्रांसमिशन की प्रभावशीलता पर कुछ सवाल उठे। और महंगाई की उम्मीदें, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल। आईएनआर का एक बड़ा मकसद तो यही होता है कि लोगों की और बाजार की भविष्य की महंगाई की उम्मीदों को स्थिर किया जाए। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस को एंकर करना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को लगता है कि भविष्य में महंगाई कम रहेगी, तो वो अपने फैसले उसी हिसाब से लेते हैं, जिससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलती है। तो क्या भारत में एक्सपेक्टेशंस एंकर हुई हैं? हाल के कुछ सर्वे दिखाते हैं कि घरों की महंगाई की उम्मीदों में कुछ कमी आई है, जो अच्छा संकेत है। लेकिन पहले काफी समय तक ये उम्मीदें आरबीआई के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई थी। और एक बड़ी कमी यह है कि भारत में लंबी अवधि की महंगाई की उम्मीदों को मापने के लिए विश्वसनीय डेटा ज्यादा उपलब्ध नहीं है। तो काफी सारी घरेलू चुनौतियां हैं आईटी फ्रेमवर्क के साथ। डॉक्टर पांडे सिर्फ भारत पर ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नजर रखती थीं। उनके हाल के कुछ लेख बढ़ते वैश्विक कर्ज के बारे में थे। हाँ, ये उनकी एक बड़ी चिंता थी। खासकर अप्रैल 2023 के आसपास लिखे उनके लेखों में ये बात उभर कर आती है। वो धीमी वैश्विक ग्रोथ और खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर बढ़ते बाहरी कर्ज के बोझ को लेकर काफी चिंतित थी। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने बताया था कि 2021 में ही इन देशों का बाहरी कर्ज $9 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो उनका क्या सुझाव था इससे निपटने के लिए? उस समय पर और व्यवस्थित तरीके से कर्ज के पुनर्गठन यानी डेट रीस्ट्रक्चरिंग की वकालत कर रही थी। उनका कहना था कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और G20 जैसे मंचों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो डेट रिलीफ के इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें सिर्फ सबसे गरीब देशों तक सीमित ना रखकर श्रीलंका जैसे मध्यम आय वाले देशों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए, जो कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं। और कर्ज माफी के बाद उनका मानना था कि सिर्फ कर्ज पुनर्गठन काफी नहीं है। उसके बाद इन देशों को अपने फिस्कल कंसोलिडेशन यानी अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने पर भी गंभीरता से काम करना होगा। साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF को और मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, भारत की इन्फ्लेशन टारगेटिंग की यात्रा और डॉक्टर पांडे की इनसाइट्स, क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपनाने से भारत की मौद्रिक नीति में पारदर्शिता बढ़ी है, एक स्पष्ट लक्ष्य मिला है और औसत महंगाई दर पहले से कुछ कम और स्थिर हुई है। ये सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं असंभव त्रिलेमा के तहत एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और स्वतंत्र मौद्रिक नीति के बीच का तनाव। और दूसरी बड़ी चुनौती है आरबीआई द्वारा सरकार का कर्ज प्रबंधन करने से पहला होने वाला हितों का टकराव।
ये दोनों चीजें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। और डॉक्टर पांडे का काम हमें इन्हीं जटिलताओं को समझने में मदद करता है। जी, उनका काम इन मुद्दों की बारीकियों को उजागर करता है और ये भी बताता है कि नीतियों के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी संवाद कितना जरूरी है। तो यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि महंगाई नियंत्रण, एक्सचेंज रेट को स्थिर रखना और सरकार के लिए उधार की लागत कम रखना, ये सब महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, पर कई बार एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए। भारत के मौद्रिक नीति ढांचे में ऐसे कौन से बुनियादी बदलावों की जरूरत हो सकती है जिससे वो महंगाई को स्थिर रखने के अपने घोषित प्राथमिक उद्देश्यों को वास्तव में और प्रभावी ढंग से हासिल कर सके। ये वाकई $1 मिलियन सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। डॉक्टर राधिका पांडे की विरासत हमें ये याद दिलाती रहेगी कि आर्थिक नीतियां सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती, वो सीधे लोगों की जिंदगियों से जुड़ी होती हैं। सही कहा। उम्मीद है ये चर्चा आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और गहरी विस्तृत चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हौसला देता है कि हम आपके लिए ऐसा ही और बेहतर कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।